हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। निरंतर प्रयास ही मनुष्य को सफल बनाता है, तो प्रयास कीजिए और सफल बनिए। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 029 में। इन बातों को ध्यान में रखकर चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और उसके साथ साथ ही आंसर। जैसा कि आपको पता है कि ये जीएस मॉक टेस्ट जो है यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, लेखपाल, बिहार एसआई और बिहार पीसीएस के लिए उपयोगी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो कथन होगा गलत, उसका आंसर है डी। आप सबको पता है कि भारत की सबसे बड़ी बड़ी खारे पानी की जो झील है वो गुजरात में नहीं है, वो है उड़ीसा में। उसका नाम है क्या? चिल्का झील। ठीक है, बाकी यह तीनों ही कथन सही है। मैं आपको ईस्टर आइलैंड के बारे में बता दूं। ईस्टर आइलैंड चिली के पास है। चिली से 188 किलोमीटर दूर जो है कि आइलैंड है। और जो है कि यह आइलैंड जो है कि अगर ग्लोब पे देखा जाए, ग्लोब में, तो यह भारत के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए यह तीनों ही कथन सही है, डी गलत है, क्योंकि यह गुजरात में ना होकर यह है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में तितलियों की 77 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो इसका आंसर जो होगा महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में अभी 77 न्यू मतलब बटरफ्लाई की स्पीसीज खोजी गई है। ठीक है, तो इसके आंसर महाराष्ट्र है। याद रखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक तहकीक हिंद अर्थात किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा एडवर्ड सचाऊ द्वारा। ठीक है, एडवर्ड सचाऊ ने किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अल बरूनी जो है कि 11वीं सदी में भारत आया था। 11वीं सदी में भारत आया था। आप हमें कमेंट करके बताइए कि यह किसके शासनकाल में भारत में जो है कि आया था अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित, यहाँ पे देखना है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसका मिलान गलत है। यहाँ पे अभिलेख दिया है, एक साइड में शासक दिया है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वह खारवेल से संबंधित सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से न संबंधित होकर यह है किससे? सतवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि गलत पूछ रहा है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन दूत से संबंधित है। मैं आपको बता दूं एहोल अभिलेख के बारे में। एहोल अभिलेख की रचना रविकीर्ति ने की थी और इस अभिलेख में हर्षवर्धन को पुलकेशिन दूत ने नर्मदा नदी के सामने नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था, तो उसकी घटना मिलती है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जिस अभिलेख से संबंधित है उसका नाम है अभिलेख का प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध जो है कि समुद्रगुप्त से है। नासिक अभिलेख की जो रचना है वह गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने जो है कि इसकी रचना की थी। नासिक अभिलेख की मतलब करवाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। गलत पूछ रहे हैं इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सभा और समिति दोनों ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती थी। इसके संबंध में सही कथन, तो जो इसका आंसर होगा वह तीनों ही कथन सही है। सभा और समिति राजा को सलाह देते थे, सही है। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था और स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी, तो इसलिए इसका तीनों ही कथन सही है। आप सब पढ़े होंगे और यह ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस में और आईएएस तक एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दें। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया और अंडमान निकोबार पर अपना अधिकार कर लिया? जो इसका आंसर होगा वो होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है राज प्रथम का लड़का था और यह चोल वंश से संबंधित दोनों ही लोग थे। तो राजेंद्र प्रथम ने ही श्रीलंका को जीत लिया और अंडमान निकोबार पर भी अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, मैं आपको और बात बता दूं, राजराज जो प्रथम था तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहदेश्वर शिव मंदिर कहाँ पे है? तो तंजौर में है। इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिट द पावर ऑफ पार्लियामेंट।
अर्थात संविधान का जो मूल संरचना है यह पार्लियामेंट के पावर को लिमिट करती है, मतलब उस पर सीमित करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने संविधान का जो है कि मूल ढांचा के बारे में बताया था, और बताया था कि जो संसद है वह मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। शांति पुराण की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो रचना है शांति पुराण की रचना, यह जो है कि पोन द्वारा की गई थी। पोन जो है कि राष्ट्रकूट वंश में एक महान शासक था कृष्ण थर्ड, उसके दरबार में रहते थे, और ये दक्षिण भारत के एक महान पोएट थे। ठीक है, पोन। तो पोन ने शांति पुराण की रचना की जो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण थर्ड के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1470 में रूसी यात्री निकेतन निम्नलिखित में से किसके साम्राज्य में आया था? तो यह जो है कि बहमनी साम्राज्य में आया था। बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे उनमें जो है उनके समय भारत में इसकी यात्रा हुई थी 1470 में। तो याद रखिए आप कि रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य में आया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह अथवा हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी राजधानी जो है गुलबर्गा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दल बदल विरोधी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 10वीं अनुसूची को वर्ष 1980 में 52 संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। एक गलत है, मैं आपको बता दूं 52 अमेंडमेंट तो सही है, पर इसकी जो टाइमिंग है वो 1985 है। 1985 में जो है कि 52 अमेंडमेंट को संविधान में जोड़ा गया जब राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, बाकी डी जो है ये भी सही है। तो इसका जो सत्य कथन होगा वह केवल बी होगा कि होतो होलोहान बनाम जाचिल्हू वाद में न्यायालय ने कहा कि जो सभापति होते हैं दल बदल विरोधी कानून के तहत लिए गए अंतिम निर्णय पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इसको आप ऐसे समझें जैसे कि किसी भी विधानसभा या लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं अगर वह कोई भी डिसीजन लेते हैं तो जो उनकी डिसीजन होगी वह सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। तो लॉरेंज वक्र जो होता है उसके द्वारा आय की विषमता मापी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं किसी अर्थव्यवस्था में आय की वास्तविक वितरण को दर्शाने हेतु लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। यह समाज में आर्थिक वितरण और आर्थिक विषमता की माप हेतु एक ज्यामितीय विधि होता है। ठीक है, तो आय की विषमता नापने में लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा मेक्सिको से नहीं गुजरती है। आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा जो है कि पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा होती है जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं कि यह भूमध्य रेखा जो होती है वह 13 देशों से होकर गुजरती है। उसका नाम देखिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबन, कांगो रिपब्लिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती। ये 13 देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं या विषुवत रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा है। अगर बच्चे लड़के बहुत इस क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बी.आर. अम्बेडकर ही संविधान को लिखे हैं। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, सब कुछ किया, पर जो हम लोग के पास जो बुक है संविधान का, उस बुक को लिखने का जो काम था वह था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा दिल्ली के रहने वाले थे और इन्होंने जो है कि अपने हाथों से एक एक पेज को लिखा और एक एक पेज पर जो है कि डिजाइन बनाई है। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान के मूल दस्तावेज को लिखा है अपने हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो राज्य सूची का जो विषय है वो बीमा अर्थात इंश्योरेंस नहीं है, पुलिस,
कृषि, जन स्वास्थ्य, ये तीनों ही राज्य सूची का विषय है। मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है और आर्टिकल 246 है, उसमें 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में आप सबको पता है 101 सब्जेक्ट हैं, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट है। ठीक है, एजुकेशन जो है आपको पता होना चाहिए, समवर्ती सूची का विषय है। तलाक या जो है विवाह विच्छेद भी जो है कि आपको पता होना चाहिए, यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसी तरह रेलवे और भी जो चीज़ें होती हैं, डिफेंस, ये सब चीज़ें जो हैं वह जो है कि समवर्ती सूची संघ सूची का विषय है, स्टेट यूनियन लिस्ट का विषय है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, कितना कितना, यूनियन लिस्ट में 101 सब्जेक्ट, स्टेट में 61 सब्जेक्ट, और जो है कॉन्करेंट लिस्ट उसमें कितना सब्जेक्ट है, 52। ठीक है, तीनों याद रहेगा। चलिए, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। भारत में सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार है। तो भारत में कोऑपरेटिव कमेटी का गठन करने का अधिकार जो है वह है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार में भी इसका जिक्र है, तो इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19 में इसका जिक्र है। तो यह एक प्रकार का मूल अधिकार है, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल डाले गए मतों का कितना भाग प्राप्त न करने पर उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाती है। तो कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं होता है तो उस व्यक्ति को उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी, अर्थात। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें 15,000 रुपया नॉमिनेशन फीस लगता है, और 1/6 वोट अगर नहीं मिलता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। आप सुने होंगे ना कभी, जमानत जब्त हो जाना, तो यह होता है। इसी तरह जो उपराष्ट्रपति होता है उनमें भी जो है कि 15,000 रुपये का नॉमिनेशन फीस लगता है, और उनमें भी जो है कि 1/6 भाग मत प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन आता है। तो यह जो है कि प्रधानमंत्री के अधीन आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंदर आता है। मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना जो है 3 अगस्त 1954 को की गई थी, 1954 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और इसके जो फाउंडर बोले जा सकते वो थे होमी जे भाभा। ठीक है, आप हमें बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो अंतरिक्ष विभाग है, स्पेस डिपार्टमेंट है, उसकी स्थापना जून 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्राम पंचायत विघटित अर्थात डिजॉल्व होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा। तो अगर यदि किसी ग्राम पंचायत का विघटन हो जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो 6 महीने के अंदर फिर से वहाँ पे चुनाव होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा कारण देखिए, आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन में रासायनिक अभिक्रिया कर कर लोहा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो होगा ए आंसर सही होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो जब भी किसी लोहे पे जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट कौन देखते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वह है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसे हम सिनेबार भी कहते हैं, और सिनेबार को एक और नाम से जाना जाता है, बर्मिलीन के नाम से भी जाना जाता है। और जो मर्क्यूरी सल्फाइड है इसे हम HgS अर्थात पारा सल्फाइड भी बोल सकते हैं। मर्क्यूरी को हम पारा भी तो बोलते ही है ना, तो मर्क्यूरी सल्फाइड इसका नाम होगा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बारूद के रूप में किया जाता है, अर्थात गन पाउडर के रूप में किया जाता है। तो गन पाउडर का जो उपयोग होता है, मतलब जिस पदार्थ जिसका प्रयोग किया तो है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो होता है गन पाउडर अर्थात बारूद के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन स्रावण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन का स्रावण जो हार्मोन से रिलेटेड है, इसका सेक्रेशन जो है पीयूष ग्लैंड से होता है।
पीयूष ग्लैंड हम लोग के ब्रेन में होता है और यह मटर के दाने की तरह होता है, ठीक है। और इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि, और जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, लीवर होती है। आप हमें बताइए कमेंट कर कर कि एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी के किस अंग से सेक्रेट होता है, ठीक है। कमेंट में आप कर कर बताएंगे कि जो एड्रेनलिन है वह कहाँ से सेक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। लार अर्थात सलाइवा स्टार्च के पाचन में सहयोगी होता है। ये दोनों ही कथन सही है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। हमारे जब भी हम खाना खाते हैं तो लगभग 35% हमारा जो खाना होता है हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होने लगता है। उसके साथ साथ जो है कि लार्ज इंस्टाइन तक खाना पचता है। उसके बाद से जो लार्ज इंस्टाइन में जो खाना नहीं पच पाता है वो डाइजेस्ट हो बाहर निकल जाता है एज ए वेस्ट मटेरियल के रूप में, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करता है। तो केंद्रीय बजट को जो है कि मैं आपको बता दूं, यह तैयार करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है आर्थिक मामलों का विभाग, ठीक है। आर्थिक मामलों का विभाग जो है केंद्रीय बजट को तैयार करता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो भारत में वित्त मंत्रालय है इसकी स्थापना 1810 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। और वित्त मंत्रालय के पास 5 विभाग होता है। कौन कौन सा, आर्थिक मामलों का विभाग, ठीक है, राजस्व विभाग, वित्त सेवाओं का विभाग और व्यय विभाग। इसके साथ साथ विनिवेश विभाग, डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। पर जो हमारे यहाँ बजट जो तैयार करता है वह है आर्थिक मामलों का विभाग। तो राजस्व विभाग का जो काम है वह रेवेन्यू कलेक्शन करना है। वित्त सेवाओं का जो विभाग है जैसे बैंक, LIC जो कार्य करती है, जो सेवाएं दी जाती है उनके द्वारा विनियमन करना है। व्यय विभाग का काम जो है कि व्यय पर नियंत्रण करना है, खर्च पर नियंत्रण करना है। इसके साथ जो विनिवेश विभाग है उसका काम ये है कि जो सरकार, जो प्राइवेट, जो हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं उनको उसमें से कुछ उनके शेयर को जब बेच रही है जनता से डायरेक्ट, तो उसको रेगुलेट करना है। तो विनिवेश विभाग का उसका काम ही है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस मंत्रालय जो है, मिनिस्टर, इसमें इसकी स्थापना 1810 में हुई थी, ठीक है। इसके 5 विभाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो इसका आंसर जो है भारत शासन अधिनियम 1919 है, मैंटियो चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। इसमें केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में श्रम विभाग निम्नलिखित में से किसके पास था। जब देश आज़ाद हुआ मतलब तो उस समय कुछ समय के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई थी जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि उसमें वाइस बोल सकते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो जगजीवन राम के पास जो है कि श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट था। हालांकि जब 1947 में फिर से जब सरकार बनी तो उसमें भी जगजीवन राम जो है कि श्रम मंत्री बनाए गए थे, ठीक है। तो सरदार बलदेव सिंह आपको पता है रक्षा मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतल पेयों में अर्थात जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो उसमें कैफीन पाया जाता है जिसकी वजह से वह ठंडा रहता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। तो कैफीन होता है कोल्ड ड्रिंकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का पीला रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से हो बनता है। तो इस क्वेश्चन का तीनों ही कथन जो है 1 to 3 यह कथन सही है। आपको पता है कि जो मानव मूत्र होता है उसको अम्लीय होता है, उसका pH मान 6.6 होता है नियर अबाउट, ठीक है। और उसमें यूरोक्रोम पाया जाता है जिसकी वजह से उसका रंग पीला होता है। यूरोक्रोम जो है कि हीमोग्लोबिन जो मतलब ओल्ड ब्लड होते हैं, जो वेस्ट ब्लड होते हैं, तो जब वो टूटते हैं तो उसमें से हीमोग्लोबिन जो है कि यूरोक्रोम को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
घास से संबंधित अध्ययन कहलाता है, ग्रास, ठीक है। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी जो है, एग्रोस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रास होता है, ठीक है। बाकी का देखा जाए तो फ्रेनोलॉजी का संबंध है ब्रेन से। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रेन का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन करते हैं। और पॉली या पेलिनोलॉजी के अंतर्गत जो है कि पॉलन ग्रेन अर्थात जो पौधों में परागकण होता है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है घास से संबंधित, तो इसका आंसर जो होगा एग्रोस्ट्रोलॉजी होगा। स्टडी ऑफ ग्रेन, स्टडी ऑफ ग्रास नोन एज एग्रोस्ट्रोलॉजी, ठीक है। फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी और पॉलिनोलॉजी आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली पूछे गए हैं, आपको इसका पूरा स्टडी जो होता है एक बार देख लेना चाहिए। टेलीग्राम जो स्टडी 029 का जो टेलीग्राम का चैनल, उस पर मैं इसको पूरा डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा और एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब जितने साइंस के ब्रांच हैं और जो स्टडी का जो ब्रांच है उसमें आपको मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से ध्यान दें आप, ठीक है। संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। यह एक द्विआयामी पदार्थ है, इसकी विद्युत चालकता बहुत कम होती है। ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करता है। देखिए, ग्राफीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्बन का जो है कि एक समरूप है। तो इसका जो आंसर होगा 1 और 3 सही होगा। और यह 1 और 3 सही होगा, इसका आंसर सी होगा। क्यों 1 और 3 सही होगा, बी क्यों नहीं सही होगा, मैं आपको बता दूं। इसकी विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है। हम लोग को जो आजकल हम लोग जो एलसीडी देख रहे हैं, जो हम लोग की जो मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले है, ये सभी जो है कि ग्राफीन से बना हुआ है, ठीक है। और ग्राफीन बहुत मजबूत होता है। कहा जाता है कि ग्राफीन जो है कि स्टील के पतले परत से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यह एक द्वियामी का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। 3D पढ़े होंगे आप लोग, 3D देखे होंगे, 2D देखे होंगे। तो जो ग्राफीन होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। आप इसे 2 तरफ से देख सकते हैं, केवल 3D नहीं होता है। तो इसलिए यह सही है। इसका जो आंसर होगा सी होगा। ग्राफीन से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आईएएस के एग्जाम में 2017 के आईएएस के एग्जाम में ग्राफीन से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, ध्यान दें। और ये कार्बन का ही एक समरूप है, ठीक है। जैसे कार्बन डायमंड होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कि आप कैडमियम भी कार्बन से रिलेटेड है, ठीक है। कोयला भी कार्बन से रिलेटेड, तो वैसे ही जो है कि ग्राफीन भी कोयला कार्बन से रिलेटेड होता है, ठीक है। कार्बन का ही समरूप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिनी गुणांक में शून्य की स्थिति दर्शाता है क्या? तो जो गिनी गुणांक होता है उसकी शून्य की स्थिति दर्शाता है पूर्ण समानता, ठीक है। पूर्ण समानता को दर्शाता है। मैं आपको बता दूं, लॉरेंज वक्र द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता को गणितीय मान अर्थात मैथमेटिकल वैल्यू को गिनी गुणांक कहा जाता है। जहां आप सबको, मैंने अभी इससे पहले भी जो क्वेश्चन आप हम लोग देखे थे, लॉरेंज वक्र बताता तो है कि आर्थिक समानता कितनी है, मतलब कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, यह आपको बताएगा लॉरेंज वक्र, ठीक है। वहीं गिनी गुणांक यह बताता है कि आर्थिक समानता कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है, ठीक है। तो यदि गिनी गुणांक 0 है तो उसका अर्थ है कि पूर्ण समानता, ठीक है, टोटल इक्वलिटी, ठीक है। अगर वही गिनी गुणांक 1 से अधिक है, ठीक है, या 1 है, तो उसका मतलब हुआ पूर्ण असमानता, टोटल इनइक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी नहीं, इनइक्वलिटी, ठीक है। तो गिनी गुणांक जो है कोरोडो गिनी नामक एक व्यक्ति थे 1912 में, उन्होंने इसके बारे में बताया। और यह एग्जाम में कई बार आया हुआ है, गिनी वक्र या गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र के बारे में। तो मैं एक बार और क्लियर करता हूँ। लॉरेंज वक्र जो है वह आय की विषमता को मापता है, पर वह इतना बताता है कि असमानता घट रही है या बढ़ रही है, बस असमानता कितनी घट रही है कितनी बढ़ रही है वो बताता है। पर गिनी गुणांक ये बताता है कि जो असमानता है वो कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, वो भी कैसे बताता है, मैथमेटिकल वैल्यू में, नंबर में बताता है कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है। तो गिनी गुणांक और जो है कि लॉरेंज वक्र दोनों ही
आर्थिक असमानता को दर्शाने वाला जो है कि गुणांक है, अर्थात वक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला में है, आप सबको पता है। एडीबी का मुख्यालय जो है कि मनीला में है। मैं आपको बता दूं कि जो एडीबी है इसकी जो मुख्यालय मनीला तो है ही, और इसकी जो स्थापना है एडीबी की कब हुई थी आप लोग बताइए हमें। वैसे चलिए हम बता देते हैं, एडीबी की जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो है कि हुई थी कब हुई थी, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, 1966 में हुई थी, और इसमें 68 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं, 68 कंट्री। और इसके साथ साथ एशिया के तो कंट्री मेंबर हैं ही, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो भी जो है इसके कंट्री जो है कि मेंबर हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें केवल एशिया के ही कंट्री को शामिल किया गया है। नहीं, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो वह कथन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एशिया में तो 68 देश है ही नहीं। एशिया में तो कम 46 ही कंट्री हैं, तो 68 इसमें कंट्री जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं। एशिया के साथ साथ पैसिफिक रीजन में भी जो कंट्री आते हैं वो भी एडीबी के पार्ट हैं। अगर बात की जाए वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो मसात्सु अस्कावा नामक व्यक्ति हैं जो जापान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मसात्सुगु अस्कावा, नाम जापानी है, थोड़ा सा टफ तो होगा ही। ठीक है, ऐसे ऐसे जापानियों का नाम होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसी बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पुरानी उत्पादन तकनीकी इत्यादि के कारण होता है, क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाता है। आप हमें बताइए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमने लगभग अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।